अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम PMF5 स्टार्ट करने वाले हैं। ACCA का पेपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है इसका नाम। और ये ACCA का थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर है, लेकिन डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है। डूएबल है, ये पॉसिबल है। अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो इजीली पास हो सकता है। तो ACCA के स्किल लेवल्स के पेपर में इसका पास रेशो बाकी स्किल लेवल के पेपर से काफ़ी कम रहा है हमेशा। तो आज हम इसकी फर्स्ट क्लास है, हमारी ओरिएंटेशन क्लास है ये बेसिकली। ओरिएंटेशन क्लास में हम इसका सिलेबस देखेंगे और इसके एग्ज़ाम फॉर्मेट को देखेंगे और देखेंगे कौन से एरियाज़ हैं जो हमें सेक्शन सी में हेल्प करेंगे और कौन से एरियाज़ हैं जो हम सेक्शन ए सेक्शन बी के लिहाज से हमने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करें ना, तो आप लोगों ने MA1 तो सारों ने पढ़ा ही होगा। MA1, MA2, या अगर किसी के एग्जाम थे तो MA उन्होंने पढ़ा होगा, MA या FMA। MA1 MA2 से मिलके बनता है MA या FMA। तो FMA से आगे बनता है PM, यानी कि जो PM का पेपर है ये एडवांसमेंट MA या FMA कह लो। MA के सिलेबस में कुछ एडवांसमेंट है जिससे PM बनता है। अच्छा, PM से एडवांस भी एक पेपर है, ऑप्शनल है वो, APM है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जो कि ACCA के प्रोफेशनल लेवल पे आता है और ये ऑप्शनल पेपर होता है। अगर कोई चाहे तो इसको ऑप्ट कर सकता है, वरना कोई और भी पेपर ले सकता है, जैसे AFM होते हैं और ATX ट्रिपल ए। तो आज हम बात कर रहे हैं PM की। ये कोर्स PM का ही होगा। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कोस्टिंग आ जाता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग है, उसके बाद बजटिंग है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है। कहीं कहीं पर बजटिंग और स्टैंडर्ड कोस्टिंग को एक साथ भी लिखा होता है, मतलब एक ही सेक्शन में लिखा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है PM का, और वो है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये बेसिकली हमारा PM का सिलेबस है। तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा सेक्शन भी है जो MA1 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, MIS का, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, MCQs में आता है। अच्छा, सिलेबस को तो हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को PM के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का बताऊँ कि PM का एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और एग्ज़ाम में टेस्ट क्या होगा। उसके बाद हम वापस से सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका एग्ज़ाम फॉर्मेट ना कुछ इस तरह का है कि इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन हैं इसमें, सेक्शन A है, सेक्शन B है और सेक्शन C है। अच्छा, सेक्शन A के अंदर होते हैं OTQs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन भी जिन्हें कह देते हैं, या MCQs। MCQs ये अगर हम लिख दें यहाँ पे MCQs। अच्छा, सेक्शन B के अंदर
ओटी केसेस होते हैं, मतलब एक केस होगा, सिनेरियो दिया होगा और उस में से फिर नीचे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। वो 5 क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज ही होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज में वो सेक्शन ए में वो क्या पूछ रहे थे, एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि ये नहीं कि जो सेक्शन है उसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही हो, एमसीक्यूज के अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप्स होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अच्छा, ओटी केसेस में क्या होता है, एक सिनेरियो दिया होता है, सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर उसने आपसे पूछे होते हैं 5 क्वेश्चंस, जो कि फिर क्या होते हैं, या तो वो एमसीक्यूज होगा, अ, जिस तरह सेक्शन ए में क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर एमसीक्यूज ही होते हैं। और इसमें होता ये है कि मोस्टली वो इस तरह से देता है कि 2 वो थ्योरी थ्योरी के डाल देता है और बाकी 3 कैलकुलेशन के डाल देता है, लेकिन वो जो 5 के 5 क्वेश्चंस होंगे वो उसी सिनेरियो में से आएंगे जो उसने ऊपर ओटी केस में दिया होगा। अच्छा, सेक्शन सी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, सी आर क्यूज। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये कोस्टिंग के एरिया में से कभी भी नहीं आएगा। कोस्टिंग का जो हमारा ऊपर हमने एरिया पढ़ा है ना, उसमें से कभी भी नहीं आएगा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, ये जो सेक्शन ए है हमारा, ये वाला, इसमें से कभी भी नहीं आएगा सेक्शन सी का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम अगर इसको देखें तो हमारे पास ना होते हैं 2 सी आर क्यूज होते हैं। अच्छा, 20 मार्क्स ईच, ये टोटल बन गए 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स के आपके सी आर क्यूज होते हैं, 2 सी आर क्यूज होते हैं, एक सी आर क्यू 20 मार्क्स का होता है, तो ये 40 मार्क्स बन जाते हैं टोटल। अच्छा, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 3 ओटी केसेस होते हैं, हर ओटी केस 10 मार्क्स का होता है और एक ओटी केस के अंदर होते हैं बेसिकली 5 एमसीक्यूज, और हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स भी हों तो ये एक ओटी क्यू के 10 मार्क्स ही बनते हैं। अच्छा, 10 मार्क्स का एक ओटी क्यू होता है, लेकिन 3 होते हैं टोटल ओटी क्यू, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये 30 मार्क्स आपके ओटी क्यूज में से होते हैं। उसके बाद आपके 15 होते हैं एमसीक्यूज, जिनकी वर्थ होती है 2 मार्क्स, और ये बन जाते हैं टोटल 30 मार्क्स। तो अगर हम देखें तो 30 प्लस 30 प्लस 40, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, सी आर क्यू का मैंने बता दिया कि कोस्टिंग में से नहीं आएगा कभी भी, लेकिन सी आर क्यू में फिर आएगा क्या, 2 सी आर क्यूज होंगे। एक सी आर क्यू अगर हम पास पेपर्स उठा के देखें, हिस्ट्री में देखें, तो पास पेपर्स में से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ही उसने पीएम जो सेक्शन है, जो यहाँ हमने सेक्शन 5 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला, उसमें से एक सी आर क्यू वो लाजमन देता ही देता है। मतलब ये एग्जामिनर ने कहा नहीं है कि मैं दूंगा, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर हम पास पेपर्स उठा के देखें ना, तो पीएम में से एक सी आर क्यू आया ही हुआ है, और कोस्टिंग में से सी आर क्यू नहीं आएगा। सेक्शन ए की बात करें तो वो पूरे सिलेबस में से कहीं से भी टेस्ट हो सकता है, चाहे वो कोस्टिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, बजटिंग हो, स्टैंडर्ड कोस्टिंग हो, पीएम हो या एमआईएस हो, वो टेस्ट होगा ही होगा। पूरा सिलेबस आएगा सेक्शन ए में। इसी तरह सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी में भी ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही होगा। बस सेक्शन सी जोन सा है, उसमें कोस्टिंग नहीं आएगी। यानी कि यहाँ हम देखें कि भाई सेक्शन ए में देखें क्या आएगा, सेक्शन ए जोन सा एमसीक्यू, सेक्शन बी और सेक्शन सी सी आर क्यू। सेक्शन ए में भाई क्या टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस, सेक्शन बी में भी। अच्छा, सेक्शन सी में ऑल
एक्सेप्ट कोस्टिंग एरिया। कोस्टिंग नहीं आएगा, बाकी कहीं से पूछ सकता है वो, CRQ डिसीजन मेकिंग से पूछ ले, ये उसकी मर्ज़ी है, डिसीजन मेकिंग से पूछ ले, बजटिंग से पूछ ले, कोस्टिंग से नहीं पूछेगा। PM से पूछ ले, इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी आ सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ठीक है, ये तो हो गया एग्ज़ाम फॉर्मेट। अच्छा, अब हम सिलेबस का ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कोस्टिंग से। जो कोस्टिंग है ना, कोस्टिंग का जो हमारा एरिया है, सेक्शन A कह लें या जो भी, कोस्टिंग में 5 चीज़ें हैं टोटल। सबसे पहले आ जाता है ABC कोस्टिंग। ठीक है, ABC के बाद आ जाती है थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग 5 चीज़ें टोटल। थ्रूपुट अकाउंटिंग के बाद टारगेट कोस्टिंग आ जाती है इसमें। टारगेट टारगेट कोस्टिंग के बाद आ जाती है लाइफ साइकिल कोस्टिंग। आप इनको चैप्टर्स कह लें, ये कोस्टिंग का जो एरिया है, इसके अंदर ये 5 चैप्टर कह लें आप, कि एक चैप्टर ABC कोस्टिंग का है, या एरिया कह लें कि एक एरिया ABC कोस्टिंग का है, एक थ्रूपुट अकाउंटिंग का है, एक टारगेट कोस्टिंग का है, एक लाइफ साइकिल कोस्टिंग का है, और लास्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। अच्छा, ये सेक्शन A में भी आएंगे, सेक्शन B में भी आ सकते हैं, सेक्शन A में भी आ सकते हैं, सेक्शन C में ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो ये कोस्टिंग का एरिया है, इसके अंदर 1 2 3 ये 4 ये 5 चैप्टर्स हैं, 5 एरियाज़ हैं। हम कोस्टिंग से ही स्टार्ट लेंगे क्योंकि कोस्टिंग थोड़ी बेसिक हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग के एरिया की, डिसीजन मेकिंग के सेक्शन की, तो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मतलब अगर हम देखें, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइटिंग को इग्नोर करना सिर्फ। फिर प्राइसिंग है, ये सारे डिसीजन मेकिंग के अंडर फॉल करते हैं। फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग है, रेलिवेंट कॉस्टिंग है। फिर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच है। ये सारे आप चैप्टर्स ही कह लें, इस सेक्शन के अंदर ये चैप्टर्स हैं। फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। फिर CVP एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। ठीक है, ये है 6 हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये सेक्शन A में भी टेस्ट होंगे, सेक्शन B में भी हो सकता है, सेक्शन C में CRQ भी इसका आ जाए। यानी कि ये आपको पेपर में हर तरफ ही नज़र आएगा डिसीजन मेकिंग का एरिया। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये 6 चीज़ें आती हैं। जो हमारा फिर थर्ड सेक्शन है, उसकी अगर हम बात करें, वो बजटिंग का, बजटिंग या और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर बजटिंग आ जाता है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी इसमें, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और इसमें आ जाती है वेरिएंसेस वाला, एडवांस वेरिएंसेस। बस इसमें ये 3 चैप्टर्स हैं, 1
ये 2 और ये 3। ये जो सेक्शन सी है हमारा, थर्ड सेक्शन है बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये भी सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, एंड सेक्शन सॉरी सेक्शन सी में भी आ सकता है ये, यानी कि इसमें से भी सी आर की आ सकता है। इसी तरह जो हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन फोर्थ सेक्शन जो हमारा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, अच्छा इसके अंदर ना हमारे पास आ जाते हैं 4 चैप्टर्स, 1 2 3 4। हमने परफॉर्मेंस मेयर करनी होती है प्राइवेट सेक्टर की, उसका एक अलग से चैप्टर है, प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसे मेयर करेंगे, ठीक है। और हमने नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैसे मेयर करनी है, और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करनी है किसी भी डिवीजन की, डिविजनल। और नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, ये भी सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है, और सेक्शन सी में ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है, एग्जामिनर फेवरेट। तो सेक्शन सी के लिए आप इसको अच्छे से करना। फिर जो हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर आ जाता है एक, डाटा एनालिटिक्स, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, और कोई भी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेट करे, ये सब इसमें आ जाता है। अगेन ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू सिलेबस का। अच्छा अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन सी बुक को फॉलो करेंगे। अच्छा, इस यूट्यूब चैनल पे ना आपको पीएम की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी A to Z, यानी कि कोई भी एरिया पीएम का मिस नहीं होगा इन क्लासेस में। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप एग्जाम में जाएं या पीएम का सिलेबस आप देखें तो आप कहें कि यार ये तो लेक्चर में पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बेसिकली फॉलो करेंगे कैप्लान के टेक्स्ट को, कैप्लान टेक्स्ट को फॉलो करेंगे। आप ये कंप्लीट लेक्चर्स देखेंगे, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे। कैप्लान, अच्छा लेक्चर्स को उतनी स्पीड पे सुना करें जितना आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। ये नहीं कि समझ नहीं आ रही और इतनी तेज़ 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 सुनी जा रहे हैं उसको। या कुछ लोग होते हैं वो स्पीड तो इतनी नहीं रखते लेकिन उनको समझ फिर भी नहीं आ रही होती, और बजाय इसके कि वो पीछे से इसको रिवाइज करें वो उसको ऐसे ही छोड़ते चले जाते हैं। तो कैप्लान टेक्स्ट यूज़ करेंगे, लेक्चर्स ये कंप्लीट देखेंगे। किट कैप्लान की यूज़ करेंगे फॉर सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए एंड बी के लिए हम कैप्लान किट यूज़ करेंगे। कैप्लान किट के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व भी करवाऊंगा, सेक्शन ए पूरा सोल्व करवाऊंगा और फिर सेक्शन बी सोल्व करवाऊंगा पूरा। लेकिन हम सेक्शन सी कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे फ्रॉम पास पेपर्स। पास पेपर से करेंगे, और पास पेपर्स में हम एग्जामिनर के आंसर्स या एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे।
तो सेक्शन सी हम प्रिपेयर करेंगे 5 पेपर से, और जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे कैपलान किट से। यानी कि 1 2 3 ये 4 चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग सकती है बाकी स्किल के पेपर से, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर इसको अच्छे से करें तो सिर्फ पास करना ही नहीं, हो सकता है कि आपकी पोजीशंस आ जाएं, बच्चों की आती हैं हर अटैम्प्ट में। तो कैपलान का टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट में ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, जब हम पढ़ रहे होंगे तब बताऊंगा। लाइक बजटिंग है जिसकी रीडिंग करनी है, कैपलान टेक्स्ट पूरा नहीं पढ़ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल बजटिंग का एरिया या बजटिंग का चैप्टर है, उसको आपने कैपलान से रीड करना है। स्टडी हब ना भी करें तो ठीक है, कैपलान ही यूज़ कर लें तो वो ठीक है। अगर आप चाहें तो कैपलान नहीं यूज़ करते, आप स्टडी हब यूज़ कर लें। लेकिन जो से चैप्टर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ वही चैप्टर्स रीड करेंगे, और बाकी जो से चैप्टर्स हैं उनको आप कैपलान के पॉकेट नोट होते हैं, कैपलान के पॉकेट नोट्स होते हैं या शॉर्ट नोट्स भी उन्हें कहते हैं, आप वहाँ से कर लेंगे। क्योंकि इतना बड़ा टेक्स्ट तो नहीं पॉसिबल ना। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पीएम के साथ कोई और पेपर भी होता है और 3 महीने का टाइम होता है, तो अगर पूरा टेक्स्ट पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर तो शायद अगली अटैम्प्ट में ही पेपर दें। तो कुछ एरियाज़ हैं जो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देखेंगे, टेक्स्ट से देखेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम पॉकेट नोट से, शॉर्ट नोट से देख लेंगे कैपलान के। और ये कैपलान के सारे रिसोर्सेज और ये स्लाइड्स वगैरह ये सब आपको जो हमारी ड्राइव है स्टडी बडीज़ की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे कैपलान की किट भी मिल जाएगी, कैपलान के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ये सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमने किस तरह से सिलेबस को लेके चलना है, कोस्टिंग वगैरह को। तो ये थी ओरिएंटेशन क्लास। अभी क्लास को एंड करते हैं। कल की हम क्लास में ये देखेंगे कि जो हमने रिवीजन करनी है वो हमने कौन से एरियाज़ की करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम रिवीजन ही करेंगे। रिवीजन के बाद हम जो पीएम के मेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम रिवीजन ही करेंगे। तो आज की इतनी ही रखते हैं क्लास, ये ओरिएंटेशन क्लास थी, इसको छोटा ही रखते हैं, और बेसिक रिवीजन हम करेंगे कल। और वो कल की क्लास में हम देखेंगे, उसमें 1 दिन लगता हुआ 2 दिन लगते हुए 1 या 2 दिन लगेंगे, उसमें बेसिक रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी तो आपको आगे आसानी हो जाएगी। तो कल हम देखेंगे बेसिक रिवीजन पीएम की, जो पीएम के सिलेबस के लिए हमें रिक्वायर्ड है वो हम बेसिक देखेंगे, बेसिक्स क्या हैं। और आज की ओरिएंटेशन को सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। पहले मैंने सोचा था कि ओरिएंटेशन के साथ ही बेसिक रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो बस अब कल ही रखेंगे। तो ये ओरिएंटेशन क्लास है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, और राइटिंग भी इतनी बुरी नहीं है कि कुछ लिखा हुआ समझ ना आए। तो कल से हम इंशाल्लाह बेसिक रिवीजन करेंगे, और बेसिक रिवीजन के बाद हम कोस्टिंग से पीएम को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।